हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉर्मूलेटर। हमारा जो सीरीज चल रहा था ये चल रहा था हमारा अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स का। और इसमें अभी तक हम लोगों ने क्या देख रखा था कि स्टैइक्योमेट्री जो होता है वो क्या होता है। और हमने इसके पहले वाले लेक्चर में आपको ये बताया था कि स्टैइक्योमेट्री इज नथिंग बट व्हाट बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। अगर हम केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो उसे बैलेंस करने के लिए क्या क्या मैथमेटिकल टूल और क्या क्या मैथमेटिकल फॉर्मूला हम लोग लगा रहे हैं उसे हम कहते थे स्टैइक्योमेट्री। उसमें हम लोगों ने देखा था कि 3 पैरामीटर्स था या फिर 3 बेसिक स्टेप्स था स्टैइक्योमेट्री निकालने का। सबसे पहला कि हमें अप टू 20 जो मॉलिक्यूलर वेट है सारे एटम्स का वो पता होना चाहिए। उसके बाद हमें मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने आना चाहिए जो कि हम लोगों ने देखा था अच्छे से। एंड थर्ड एक फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और उसके थ्रू हम लोगों ने बैलेंस किया था। एंड देन यूनिटरी मेथड, एकाकी नियम जो आप बचपन से पढ़ते आए हो, 5 आम का कीमत 50 रुपया है तो 1 आम का कीमत कितना होगा, उसे हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड। तो वो उन चीजों को लगा करके हम लोगों ने स्टैइक्योमेट्री मतलब बैलेंसिंग करना सीख लिया था। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एग्जॉस्ट गैस एनालिसिस। तो हेडिंग दीजिएगा एग्जॉस्ट गैस एनालिसिस। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता रखा है कि एग्जॉस्ट गैस एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, हमने बताया कि देखिए जब भी एग्जॉस्ट गैस एनालिसिस की बात करेगा तो हमेशा किसकी बात कर रहा है, इंटरनल कंबशन इंजन की। जब फ्लू गैसेस की बात कर रहा है, देखिए फ्लू गैसेस एंड एग्जॉस्ट गैसेस सेम थिंग है, कोई अंतर नहीं है उसमें, मतलब बेसिकली मेथोडोलॉजी सेम है। बस हल्का सा डिफरेंस क्या होता है कि फ्लू गैसेज हमारा एक्सटर्नल कंबशन इंजन में जो गैस निकलता है एग्जॉस्ट उसे हम लोग फ्लू गैस बोल दिए हैं। लाइक अगर हम लोग पावर प्लांट की बात करेंगे तो पावर प्लांट में क्या होता है कि बॉयलर के पास हम लोगों ने बर्निंग करना होता है, और वो बर्निंग के बाद जो गैसेज निकलता है, जो धुआं निकलता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोग पावर प्लांट नहीं देखे हो तो हर कोई गांव के परिवेश से जुड़ा हुआ है, और गांव में हम लोग ईंट भट्ठी देखते हैं, जैसे चिमनी बोलते हैं। तो चिमनी के ऊपर जो धुआं निकलता है उसे क्या कहेंगे, फ्लू गैसेज। लेकिन जो बाइक के साइलेंसर से धुआं निकले उसे क्या बोलेंगे, एग्जॉस्ट गैसेज। बस डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ हमारा CO2, H2O, नॉक्स, सॉक्स का फॉर्मेशन होता है, और वहां हमारा कुछ अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स, समथिंग कोल एसेज जो कोल का होता है, फिर धुआं, ये सब हो जाता है उसमें फ्लू गैसेज में। हमें करना क्या है, एग्जॉस्ट गैस को एनालिसिस करना है। अब अगर हम लोग एग्जॉस्ट गैस के एनालिसिस की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग बात करेंगे यहाँ 2 तरह का एनालिसिस। एक एनालिसिस होता है जिसे कहते हैं हम लोग ड्राई गैस एनालिसिस, और एक को कहते हैं वेट गैस एनालिसिस। सबसे पहले बात कर लेते हैं ड्राई वेट एनालिसिस और वेट गैस एनालिसिस है क्या। ठीक है, तो हेडिंग देते हैं हम लोग इसमें एग्जॉस्ट गैस एनालिसिस में 2 तरह का एनालिसिस पढ़ना है। एक का नाम होता है ड्राई गैस एनालिसिस, दूसरा का नाम होता है वेट गैस एनालिसिस। अब सर ड्राई गैस एनालिसिस और वेट गैस एनालिसिस में अंतर क्या है। देखिए जैसा नाम बोल रहा है वेट मतलब गीला, और हमने बोला कि जब हम फ्यूल को बर्न करेंगे तो हमें बहुत कुछ मिलेगा, उसमें एक कंपोनेंट होगा H2O। ठीक है, एक कंपोनेंट क्या होगा, H2O मतलब वाटर। तो अगर हम अपने एनालिसिस में वाटर के प्रेजेंस को लेकर के चल रहे हैं कि हमारा प्रेजेंस वाटर भी है, ऑब्वियस सी बात है जब हम एनालिसिस करेंगे तो किससे करेंगे एनालिसिस मैंने पहले भी आपको इसके पहले वाले क्लास में एक चीज बताया था कि एनालिसिस मींस व्हाट, एनालिसिस मींस टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ द कंपोजिशन। जैसे कि मैंने बोला कि जब मैं किसी हाइड्रोकार्बन को बर्न करूंगा, फॉर एग्जांपल इथाइल अल्कोहल या फिर मीथेन, जब उसे मैं बर्न करूंगा तो हमें क्या निकलेगा, H2O निकल सकता है, CO2 निकल सकता है, नॉक्स निकल सकता है, सॉक्स निकल सकता है। तो ये सब क्या होगा, 3-4 कंपोनेंट है, तो कुछ ना कुछ परसेंटेज होगा कि 10% ये, 20% ये, 50% ये, 25% ये, और भी समथिंग। तो उन सभी का जो मैंने परसेंटेज बोला ना, 10%, 20%, 5%, 50%, ये क्या था, इसे कहते हैं एनालिसिस करना। इसे कहते हैं एनालिसिस करना कि हाँ हमारा जो एग्जॉस्ट गैस निकला उसमें कितना परसेंटेज ऑफ वाटर है, कितना परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड है, कितना परसेंटेज कार्बन मोनोऑक्साइड है, एक्सेट्रा। तो अगर हम उस परसेंटेज में वाटर के कंपोजिशन को लेकर के चले तो हम उसे क्या बोलेंगे, वेट गैस एनालिसिस।
अगर हम वाटर को इग्नोर कर दिए, मतलब वाटर से मतलब नहीं है, अब बाकी मिला करके ही हमारा 100% वो कंप्लीट करना होता है, उसे कहेंगे ड्राई गैस एनालिसिस। तो आप वेट गैस एनालिसिस एंड ड्राई गैस समझ गए, कुछ नहीं होता है। ड्राई गैस एनालिसिस मीन्स टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ वाटर या फिर टू इग्नोर द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एंड वेट गैस एनालिसिस मतलब टू कंसीडर द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो ये हमारा बहुत ही इजी था। अब देखिए ये एग्जॉस्ट गैस एनालिसिस ये पूरा का पूरा क्या है, न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो इसे समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल करेंगे यहाँ पर, और आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ टू कैलकुलेट द एग्जॉस्ट परसेंटेज ऑफ एग्जॉस्ट गैस या फिर हाउ टू डू एग्जॉस्ट गैस एनालिसिस। तो एक क्वेश्चन है, वो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, यूनिवर्सिटी का ही क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन को हम लोग फिर बाद में यहाँ पर धीरे धीरे सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि प्रोसेस क्या होता है। अगर आपका देखिए एक क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में एग्जॉस्ट गैस एनालिसिस से फिक्स्ड है, मतलब इससे तो एक क्वेश्चन आएगा ही, इससे बाहर कहीं नहीं जाना है। तो हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं, आप उस क्वेश्चन को बनाने का प्रोसीजर सीखिएगा। यूनिवर्सिटी में डेटा ऊपर नीचे हो सकता है, प्रोसीजर वही रहेगा, आप एक बार सीख लोगे तो आप आराम से कर लोगे। तो क्वेश्चन कहता है कि इथाइल अल्कोहल ethyl alcohol is burned in petrol engine, is burned in a petrol engine. Calculate पहला बोलता है 3 चीज कैलकुलेट करना है। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा वही करेंगे, ताकि उसका छोटा क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में आए तो आप बना लो, और इससे बड़ा तो होगा नहीं, इतना करते करते सारा कंसेप्ट हम लोग सीख लेंगे। पहला बोलता है निकालने के लिए द स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो। दूसरा बोलता है द एयर फ्यूल रेशियो, द एयर फ्यूल रेशियो एंड द वेट एंड ड्राई एनालिसिस, वेट एंड ड्राई एनालिसिस वेट एंड ड्राई एनालिसिस, कहाँ गया क्वेश्चन, वेट एंड ड्राई एनालिसिस बाई ऑफ द एग्जॉस्ट गैस, एनालिसिस ऑफ द exhaust gas for a mixture strength, for a mixture strength of 90%, 90%। ठीक है। तीसरा बोलता है सेम रहेगा द एयर फ्यूल रेशियो एंड द वेट एंड ड्राई एनालिसिस ऑफ द एग्जॉस्ट गैस फॉर अ मिक्सचर स्ट्रेंथ ऑफ 120%। तो मैं क्या करता हूं, इस चीज को कॉपी करता हूं और खाली क्या करना है, ये 120%। मतलब आप समझ जाइए कि इसमें बोल रहा है निकालने के लिए हमें क्या, कि एक हमारा पेट्रोल इंजन है, उसमें हम लोग क्या वर्ण करवाए हैं, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल मतलब C2H5OH। ठीक है। तो बोलता है कि इसके बाद हमको निकालना है स्टोइकियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो, वही ये भी स्टोइकियोमेट्रिक की ही बात कर रहा है, स्टोइकियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो एंड द वेट एंड ड्राई एनालिसिस ऑफ द एग्जॉस्ट गैस फॉर अ मिक्सचर स्ट्रेंथ ऑफ 90%। ठीक है। नहीं, ये स्टोइकियोमेट्रिक नहीं, ये एक्चुअल की बात कर रहा था। द एयर, मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो समझाऊंगा क्या स्टोइकियोमेट्रिक और
एक्चुअल में क्या डिफरेंस होता है। और थर्ड में बोल रहा है सेम कहानी कि हमें क्या निकालना है, एयर फ्यूल रेशियो तो निकालना ही है और वेट और ड्राई एनालिसिस भी करना है, लेकिन तब मिक्सचर स्ट्रेंथ 120% होना चाहिए। अब ये मिक्सचर स्ट्रेंथ क्या कहता है और एक्चुअल एयर फ्यूल रेशियो और स्टैइकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो क्या है, वो हम लोग न्यूमेरिकल के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, प्रोसीजर क्या हमारा होता है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 अगर बात किया जाए किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन लिख देंगे, क्योंकि केमिकल रिएक्शन को ही पहले बैलेंस करेंगे तब हम लोग एनालिसिस कर पाएंगे। तो केमिकल रिएक्शन क्या कहता है डियर स्टूडेंट्स कि इथाइल अल्कोहल है। इथाइल अल्कोहल क्या है, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं यहां से, तो इथाइल अल्कोहल क्या हमारा होता है, C2H5OH। ठीक है, ये हमारा क्या है, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल को जब हम ऑक्सीजन से बर्न करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा प्लस H2O मिलेगा। ठीक है, CO2 मिलेगा प्लस H2O मिलेगा, ये फिक्स है। इथाइल अल्कोहल को बर्न करेंगे तो CO2 मिलेगा प्लस H2O मिलेगा। अब एक चीज को समझते हैं हम लोग कि C2H5OH जब क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे करेंगे, जैसे पिछले बार क्लास में लोगों ने करके रखा था कि बैलेंस करने के लिए नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम्स की बात करेंगे। तो मैंने जब इंडिविजुअल एटम्स की बात करा था तो क्या हुआ था कि 2 है कार्बन, यहाँ कार्बन क्या है 1, तो हम क्या बोल देंगे यहाँ 2CO2। ऑक्सीजन हमारा कितना हो गया, 2 2 जा 4 और एक 5। हाइड्रोजन कितना हमारा है 2, यहाँ हाइड्रोजन हमारा कितना है, क्या है 5 + 1 6। तो इसे क्या कर देंगे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन 3 2 जा 6, 5 1 6। ऑक्सीजन हमारे पास कितना है 2 2 4 4 और 1 4 और 3 7। इसे अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 जा 6 और एक 7, तो हमारा ये हो गया बैलेंस्ड। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 1 मोल इथाइल अल्कोहल यूज करेंगे तो उसके लिए हमें 3 मोल ऑक्सीजन देना होगा और 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 3 मोल पानी का निकलेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया नॉर्मल। ठीक है, अब एक चीज बात करते हैं हम लोग, ये नॉर्मल तो हम लोग समझ गए, लेकिन ये जो हमारा ऑक्सीजन है, क्या एयर से सिर्फ हम ऑक्सीजन फिल्टर कर रहे हैं, नहीं। एक्चुअली ऑक्सीजन ना होकर के क्या है हमारा, एयर है, एयर है ना। तो एयर में नाइट्रोजन भी तो होगा, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन को आप एक्सक्लूड कर दो, नहीं लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एयर से ऑक्सीजन को भी लेंगे और ऑक्सीजन का अगर हम मोल के अकॉर्डिंग बात करें कि मोल से कंपोजिशन क्या होता है, तो 79% क्या होता है नाइट्रोजन और 21% होता है हमारा ऑक्सीजन, यही होता है मोल के अकॉर्डिंग। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि C2H5OH प्लस 3 इंटू हमारा ये हो गया O2 प्लस 79/21 N2। ये क्या फॉर्म करेगा, 2 टाइम्स CO2 2 टाइम्स CO2 प्लस 3 टाइम H2O प्लस जो एक्स्ट्रा आया वो एक्स्ट्रा इधर ही रह जाएगा। जब आप आईसी इंजन पढ़ोगे ना तो वहां होता है फॉर्मेशन ऑफ नॉक्स। नॉक्स का मतलब हम नॉक्स जब बोल रहे हैं तो नॉक्स होता है NOx और x 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि हमारा इनटेक ऑक्सीजन कितना है और डिपेंड करता है हमारा टेम्परेचर कितना है। नॉक्स फॉर्मेशन के लिए बहुत हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। जब टेम्परेचर बहुत हाई रहेगा तब जाकर नॉक्स फॉर्मेशन होगा। तो हम जब रियल और आइडियल की बात कर रहे हैं, स्टैइकोमेट्रिक की बात कर रहे हैं, तो वहां हम एज्यूम करते हैं कि हमारा टेम्परेचर हाई नहीं है। जब टेम्परेचर हाई नहीं है तो जो नाइट्रोजन हम इनपुट लिए वही नाइट्रोजन सेम टू सेम हमें आउटपुट में मिल जाता है। वहां कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर फॉर्मेशन ऑफ नॉक्स के लिए। तो नॉक्स में बनेगा नहीं बनेगा तो जो हमारा नाइट्रोजन यहाँ पर हम लोगों ने यूज करा वही नाइट्रोजन यहाँ पर हमें मिल जाएगा। तो कितना मोल नाइट्रोजन था, 3 इंटू 79/21 N2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक्चुअल केमिकल रिएक्शन। हमने यहाँ O2 लिया बट एयर में सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस O2 है उसको खींच लो, उसमें तो एयर में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, आर्गन भी, बहुत कुछ है। तो हम O2 और N2 कंसीडर करते हैं कि बेसिक यही है, O2 मैक्सिमम। और यहाँ पर 79/21 क्यों किए, क्योंकि देखिए सिंपल सा बात है, मैंने क्या बोला कि ये हमारा किस बात के लिए है, बाई
मॉलिक्यूलर बाई मोलर कंपोजिशन। तो हम लोग जानते हैं कि 21% O2 के साथ 71% N2 होता है। तो 1% O2 के साथ कितना हो जाएगा 79/21% N2। एक्चुअली हमारा कितना मोल है 3 मोल है, तो 3 मोल O2 के साथ कितना हो जाएगा 3 × 79/21 N2। तो वही तो लिखे हैं 3 × 79/21 N2। तो पूरा बैलेंस होना चाहिए, और बैलेंस कैसे करेंगे यूनिटरी मेथड से। तो होप आप इसको समझे होंगे कि 79/21 कैसे आ गया और इधर 79/21 ही क्यों लिखा गया। ठीक है, अब इस चीज को आगे बढ़ाते हैं, और ये मैंने जो हमारा क्लासेस जो है एप्लीकेशन पर, उस पर मैंने बहुत डिटेल में इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि ये कैसे हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं क्या निकालना है हमें, द स्टोइचियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो। स्टोइचियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो हमें निकालना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज एयर फ्यूल रेशियो। ठीक है, अगर हम यहां पर डिफाइन करते हैं एयर फ्यूल रेशियो, तो एयर फ्यूल रेशियो कहता है मास ऑफ एयर रिक्वायर्ड टू बर्न पार्टिकुलर मास ऑफ फ्यूल। मतलब कि इसको कह सकते हैं एयर फ्यूल रेशियो इज द मास ऑफ एयर रिक्वायर्ड टू बर्न 1 kg ऑफ फ्यूल। फ्यूल लिखा गया है, फ्यूल होगा यहां पर। ठीक है, 1 kg फ्यूल को जलाने के लिए कितना एयर लग रहा है उसे हम कहते हैं एयर फ्यूल रेशियो। तो सबसे पहले हम देखिए इसमें लिख रहा है मास ऑफ एयर एंड मास ऑफ फ्यूल, तो हमें मास ऑफ एयर और मास ऑफ फ्यूल निकालना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा मास ऑफ फ्यूल क्या होगा। मास ऑफ फ्यूल की अगर हम लोग बात करते हैं, मास ऑफ फ्यूल, तो फ्यूल हमारा क्या है, ये है C2H5OH। और इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने बोला था मॉलिक्यूलर वेट निकालना सीखा था, तो हमने बोला था कि C2H5OH का जो मास होता है वो कितना होता है 46। ठीक है, यही होता है, हम लोगों ने निकाला था मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 46। अब बात करता है कि व्हाट इज द मास ऑफ एयर। मास ऑफ एयर में देखिए अब हमारे पास नाइट्रोजन भी आया एयर से, ठीक है, नाइट्रोजन भी आया, ऑक्सीजन भी आया, लेकिन बर्निंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन तो बर्निंग होगा, वो सारा नाइट्रोजन सबको मिल जा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि मास ऑफ जो फ्यूल के बाद जो मास ऑफ एयर मानते हैं, मास ऑफ एयर मानते हैं, ये एयर ना मान करके अपने क्वेश्चन को समझा मतलब कि सॉल्व करने के लिए हम लोग यहां पर क्या ले लेते हैं ऑक्सीजन। तो मास ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा हमारा, एक का मास कितना होता है ऑक्सीजन का, मैंने कल बताया था ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक वेट 32 होता है, लेकिन हमें कितना नंबर ऑफ मोल्स लगा हुआ है 3 नंबर ऑफ मोल्स है, तो 3 × 32 हो जाएगा, तो कितना हो गया ये 696। तो 96 kg, और ये भी हो जाएगा kg। सर आपने kg क्यों लिखा, ये तो 46 क्या था एटॉमिक वेट था। तो बाबू मैंने बोला था कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो इसमें कितना नंबर ऑफ मोल्स है 1 ही है ना, 1 मोल लग रहा है, तो 1 × 46 मास क्या हो जाएगा n × मॉलिक्यूलर वेट। तो n हमारा 1 है, मॉलिक्यूलर वेट 46 हमने निकाला, तो क्या हो गया 46 मास हो गया। सिमिलरली एयर कितना है 3 नंबर ऑफ मोल है, मॉलिक्यूलर वेट 32 है, मल्टीप्लाई कर 96 kg क्या हो गया हमारा मास ऑफ एयर या फिर मास ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि एयर फ्यूल रेशियो हमारा क्या हो गया, और इसे ही हम लोग स्टोइचियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो बोल सकते हैं। वो कितना हो गया मास ऑफ एयर अपॉन मास ऑफ फ्यूल। मास ऑफ एयर कितना हमारा 96 kg एंड मास ऑफ फ्यूल कितना निकला हमारा 46 kg। जब सॉल्व करेंगे तो हमारा इसका जो आंसर आएगा एयर फ्यूल रेशियो का वो लगभग आएगा 2.087। अब देखिए हमने यहां पर थोड़ा सा गलती किया। क्या गलती किया, वो ये एज्यूम किए कि जो हमारा एयर है वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ही है। ठीक है, ये हम लोग एज्यूम कर लिए। अब चलिए थोड़ा सा बैक चलते हैं 11th 7th 5 6 से क्लासेस में, वहां यूनिटरी मेथड हुआ करता था। यूनिटरी मेथड क्या कहता था कि इसके हिसाब से कि अगर हमारा एक सेकेंड, हाँ,
देखिए बाई मॉलिक्यूलर बाई नंबर ऑफ मोल कंपोजिशन क्या होता है, 79% नाइट्रोजन 21% ऑक्सीजन। लेकिन अब हम मास की बात कर रहे हैं तो बाई मास हम लोग बोल सकते हैं कंपोजिशन ऑफ एयर, कंपोजिशन ऑफ एयर बाई वेट। क्या होता है, नाइट्रोजन हमारा होता है 77% और हमारा ऑक्सीजन होता है वो होता है 23%। ये 76 पॉइंट समथिंग होता है, बाकी बचा हुआ 1% में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम सारे गैसेस होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग बात कर रहे थे क्या कि हमने मास ऑफ एयर में ऑक्सीजन को मान लिया, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में एयर में सिर्फ ऑक्सीजन तो है नहीं, तो वो हमारे यहां पर मिस्टेक हो गया, क्योंकि हमने बोला कि हमारा ऑक्सीजन जो है वो 100% प्योर है, 100% प्योर है। जब हमारा ऑक्सीजन 100% प्योर है तो हमें एयर फ्यूल रेशियो इतना लगा, मतलब हमने जो मास ऑफ एयर लिया वो सारा का सारा ऑक्सीजन ही था। क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है, उसमें कुछ तो नाइट्रोजन भी होगा, तो नाइट्रोजन होगा। तो अब मान लीजिए नाइट्रोजन से हमें एयर को, नाइट्रोजन से सॉरी पूरे के पूरे एयर से हमें ऑक्सीजन को सब्सट्रैक्ट करना है, उससे निकाल लेना है, तो ज्यादा एयर लगेगा ना, ज्यादा एयर लगेगा। तो अब हम बोल सकते हैं यहां से कि तो ज्यादा एयर लगेगा तो डिनोमिनेटर ज्यादा हो जाएगा, तो एयर फ्यूल रेशियो बढ़ जाएगा। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि हमारा स्टाइकियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो जो होगा वो हो जाएगा हमारा 2.087 डिवाइडेड बाई 23%। 23% को क्या लिख सकते हैं, 0.23। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो स्टाइकियोमेट्रिक एयर का आएगा वो आ जाएगा 8.957:1। मतलब 1 kg, इसके स्थिति में 1 kg फ्यूल को बर्न करने में हमें इतना ऑक्सीजन लग रहा था, लेकिन ऑक्सीजन तो प्रेजेंट होता नहीं इंडिविजुअली, वो पूरा पूरा एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब कुछ होता है। तो इतना ऑक्सीजन को निकालने के लिए, 96 kg ऑक्सीजन को निकालने के लिए हमें ज्यादा एयर लेना पड़ेगा। वो ज्यादा एयर कितना रहेगा, उसका 23% ही ऑक्सीजन होगा। तो एग्जैक्टली जब हम बात करेंगे स्टोइकियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो में तो 8.957:1 आएगा। मतलब अगर 100% ऑक्सीजन अवेलेबल होता तो 1 kg को बर्न करने में हमें इतना ही लगता है एयर, लेकिन 100% अवेलेबल है नहीं, कितना, मात्र 23% अवेलेबल है। तो अब कितना लग रहा है हमारा 8.957। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन था निकालना कि द स्टोइकियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो, वो हमने निकाल लिया। कैसे निकाला आप लोग सीखें, एग्जाम में आएगा, बना लोगे, कोई डाउट होगा आप आराम से पूछ लेना। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि द एयर फ्यूल रेशियो एंड द वेट एंड ड्राई एनालिसिस ऑफ द एग्जॉस्ट गैस फॉर अ मिक्सचर स्ट्रेंथ ऑफ 90%। देखिए ये जो वर्ड देख रखा है मिक्सचर स्ट्रेंथ ऑफ 90%, इसे अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलें, अगर आप 7th सेमेस्टर में आकर के आईसी इंजन पढ़ोगे तो वहां एक टर्म होता है इक्विवेलेंस रेशियो। तो इक्विवेलेंस रेशियो जो होता है, जो हमारा इक्विवेलेंस रेशियो होता है वो कहता है, इक्विवेलेंस रेशियो क्या कहता है, स्टोइकियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो डिवाइडेड बाय एक्चुअल एयर फ्यूल रेशियो। देखिए इक्विवेलेंस रेशियो का मतलब होता है, देखिए हम लोगों ने बोला कि हमारा जो स्टोइकियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो वो 8.957 है, 8.957 है। तो देखिए ये कब था, जब हमारा जो मासेस ऑफ फ्यूल है, जो हमारा फ्यूल है वो 100% रीच है। 100% रीच है मतलब कि हमें एकदम परफेक्टली बैलेंस है, जितना ऑक्सीजन, जितना फ्यूल है उतना हम ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए अगर अब आगे बढ़ोगे ना आईसी इंजन में तो आपको पढ़ना होगा रिच फ्यूल, लीन फ्यूल। तो रिच फ्यूल और लीन फ्यूल का मतलब क्या होगा, रिच फ्यूल मतलब कि हमें जरूरत से ज्यादा हमारे पास फ्यूल है। अगर हमें इतना किलो जूल ऑफ एनर्जी चाहिए, मतलब 100 किलो जूल ऑफ एनर्जी चाहिए, उसके लिए मान 50 kg फ्यूल हमें बर्न करना है। क्या होता है, मास ऑफ फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू,
पढ़े हो ना, हीट इज इक्वल टू मास इनटू कैलोरीफिक वैल्यू। तो हमें तो कैलोरीफिक वैल्यू पता है कि हम कोई एक फ्यूल ले लेते हैं, मान लिया पेट्रोल, तो पेट्रोल का कैलोरीफिक वैल्यू कितना होता है, 46,000 समथिंग, वो हमें पता है। अब हमें मान लीजिए 100 किलो जूल एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू तो स्टैंडर्ड है, हर पेट्रोल का उतना ही होगा, हर डीजल का उतना ही होगा। तो हमें अगर क्यू पता है कि हमको इतना किलो जूल का एनर्जी चाहिए, हमें कैलोरीफिक वैल्यू पता है, तो क्या हम मास ऑफ फ्यूल नहीं निकाल लेंगे? अगर मास ऑफ फ्यूल जो उस सॉल्यूशन से आया, उस कैलकुलेशन से आया, उसे क्या कहेंगे, परफेक्ट मास, मतलब वो सही है। अब उससे अगर ज्यादा मास हो गया, हमें चाहिए 100 किलो जूल के लिए मान लीजिए 0.5 केजी फ्यूल, अब हम 0.8 किलो जूल केजी फ्यूल लेकर घूम रहे हैं, तो क्या है, हमारा ज्यादा फ्यूल है ना, तो कहेंगे रिच, और अगर कम है तो क्या कहेंगे, लीन। तो बोलता क्या है कि अब हमें निकालना है जब हमारा मिक्सचर स्ट्रेंथ 90% है, मतलब हमारा इक्विवेलेंस रेशियो कितना है, 0.9। हमारा जो मिक्सचर है वो अब 100% नहीं है, 90% है रिच, ठीक है। तो हम बोल देंगे कि इक्विवेलेंस रेशियो इज इक्वल टू 0.9 इज इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो कितना निकला यहां से, 8.957, ये हो गया हमारा 8.957 डिवाइडेड बाई एक्चुअल एयर फ्यूल रेशियो। तो यहां से हम बोल देंगे एक्चुअल एयर फ्यूल रेशियो कितना हो गया हमारा, 8.957 डिवाइडेड बाई 0.9। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा एक्चुअल एयर फ्यूल रेशियो आएगा, वो आएगा 9.952। देखिए मेरे पास कैलकुलेशन किया हुआ है, बट आप लोग एक बार कैलकुलेटर से मिला लोगे, क्योंकि कैलकुलेशन है, हो सकता है पहले का है गलत सही हो जाए। तो 9.952:1, मतलब कि जब हमारा मिक्सचर स्ट्रेंथ 90% रहेगा तो हमें ज्यादा एयर लगेगा इस चीज को जलाने में, ठीक है, ज्यादा एयर लगेगा पूरे के पूरे को जलाने में, तो उसे क्या कहेंगे, इट्स एन एक्चुअल एयर फ्यूल रेशियो। हमारा एक्चुअल एयर फ्यूल रेशियो इतना आ गया। अब एक्चुअल एयर फ्यूल रेशियो के बाद हमें क्या निकालना है, वेट एंड ड्राई एनालिसिस करना है, किसका, एग्जॉस्ट गैस का। तो अब देखिए समझिए इसका मतलब क्या कहता है। हमने तो समझ लिया कि इक्विवेलेंस रेशियो ये है 0.9। अब इक्विवेलेंस रेशियो कहना क्या चाह रहा है, इक्विवेलेंस रेशियो कहना चाह रहा है कि दिस मीन्स दैट क्या कहता है ये, 1/0.9। देखिए अगर हम बोले एक्चुअल एयर फ्यूल रेशियो तो क्या हो जाएगा, स्टोइकोमेट्रिक अपॉन 0.9। तो बोल सकते हैं ना कि 1/0.9 इंटू स्टोइकोमेट्रिक। तो दिस मीन्स दैट 1/0.9 टाइम्स as 0.9 times as much air is supplied as is necessary for what, complete combustion। देखिए मिक्सचर रिच और फ्यूल कब होता है, या तो फ्यूल का कंपोजिशन बढ़ा दो या तो एयर का घटा दो, रिस्पेक्टिव जो होता है रिलेशन होता है वो एयर से हम लोग करते हैं। तो 0.9 मतलब 90% का मतलब क्या कह रहा है कि 0.98 मतलब कि एक्चुअल एयर फ्यूल रेशियो है वो 1/0.9 टाइम्स इतना है। तो एक्चुअल एयर फ्यूल रेशियो देखिए हम लोग बढ़ गया, क्यों बढ़ गया भाई, फ्यूल तो उतना ही है ना, C2H5OH 1 मोल लिए थे, 1 मोल ही है इस क्वेश्चन में, क्यों बढ़ गया, एयर हम लोग बढ़ा दिए होंगे तब ना बढ़ गया। तो कितना एयर बढ़ा दिए, 1/0.9 टाइम्स। तो अगर हम उतना एयर बढ़ा देते हैं तो हमने क्या बोला था शुरुआत में जब हम लोग बैलेंसिंग की बात किए थे तो वहां क्या बोले थे, एक आपको कंसेप्ट दिए थे गिट्टी और ट्रक वाला बात बताए थे। तो वहां क्या बोला गया था कि हम लोग ये सोच के चलेंगे कि जितना
जितना हमारा फ्यूल है उतना ही एयर लें, ज्यादा नहीं लें। ज्यादा लेंगे तो एयर वेस्ट हो जाएगा, एयर में कोई काम का नहीं रहेगा। तो अगर हमने 1/0.9 टाइम्स ज्यादा एयर ले लिया तो 100% एयर यूज हुआ होगा, जितना यूज होना है इसको, बाकी तो मेरा एयर बाहर ही निकल गया होगा। तो एयर अगर बाहर निकला हो तो कितना एयर बाहर निकला होगा, तो उसमें लिख देंगे द एग्जॉस्ट विल देयरफॉर, द एग्जॉस्ट विल therefore contain what 1 upon 0.9 minus 1 which is equal to कितना हो जाएगा 0.1 upon 0.9 of the stoichiometry ऑक्सीजन। अगर 100% हम जितना हमें चाहिए उतना ही रिक्वायरमेंट था तो 100% यूज हो जाता, लेकिन हमने एयर ज्यादा ले लिया। तो जो एयर यूज हुआ उसके बाद जो एयर बच गया वो तो एग्जॉस्ट में निकल जाएगा, उसका तो काम है नहीं, वो बर्निंग में हेल्प करेगा नहीं। पेट्रोलियम सारा खत्म होगा तो क्या करेगा, एयर जला, किसको जलाएगा, पानी को नहीं जलाएगा। तो अब देखिए, अब हम जब रिएक्शन लिखेंगे, अब जो ये रिएक्शन नया रिएक्शन लिखाएगा वो क्या लिखाएगा, यहां पर C2H5OH प्लस कितना एयर ले रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में 1/0.9 टाइम्स ज्यादा ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा ये हमारा 1/0.9 इंटू ऑक्सीजन कितना हमारा 3O2, ये क्या हो जाएगा 3O2 प्लस 3 इंटू 79/21 N2। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, हमने इतना इनपुट किया तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, एग्जॉस्ट क्या मिल रहा है। तो एग्जॉस्ट हमारा 2 टाइम्स CO2 मिलेगा, जो मिल रहा था 2 टाइम CO2 प्लस 3 टाइम H2O। इसके अलावा क्या, जो एयर था उसमें 0.1/0.9% हमें एक्स्ट्रा एयर एग्जॉस्ट में ही निकल गया। तो वो जो निकला उसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों है, तो क्या हो जाएगा ये प्लस 0.1/0.9 इंटू 3 मोल इंटू किसका O2 का प्लस 1/0.9 इंटू 3 टाइम्स इंटू 79/21 किसका N2 का। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको समझ में आया। ये रिएक्शन कहता है, सबसे पहले समझते हैं, यहां तक तो समझ में आ गया हो, कोई डाउट नहीं होगा, यहां भी समझ में आ गया होगा। इक्विवेलेंस रेशियो हम लोग को समझ में आ गया, बट इक्विवेलेंस रेशियो ज्यादा क्यों हुआ, पेट्रोल तो हम लोग 1 मोल ही ले रहे थे ना, इथाइल अल्कोहल, तो नंबर ऑफ एयर सप्लाई बढ़ा दिए होंगे। नंबर ऑफ एयर सप्लाई बोलता है क्या है कि मिक्सचर स्ट्रेंथ। देखिए मिक्सचर क्या कहता है, जो हम लोग पेट्रोल इंजन की बात करते हैं, पेट्रोल इंजन, तो मिक्सचर किसका होता है, एयर और फ्यूल का, एयर फ्यूल रेशियो बनता है ना वो। तो एयर और फ्यूल का स्ट्रेंथ अगर घट रहा है, इसका घटने का 2 रीजन होगा, या तो फ्यूल का कंपोजिशन लोग घटा दिए होंगे या तो एयर का कंपोजिशन बढ़ा दिए होंगे। हमें क्या करना है, एक पानी में एक चीनी डाल करके जो होता है शरबत, वो बना लेना है। वो क्या हो गया मिक्सचर। उसका स्ट्रेंथ क्या है, पानी और चीनी। वो फीका कब होगा, या तो चीनी घटा दें या तो पानी बढ़ा दें, वही हो सकता है ना। वही कहानी, स्ट्रेंथ कम क्यों होगा, या तो एयर घटा दें, सॉरी एयर बढ़ा दें या तो फ्यूल घटा दें। फ्यूल तो 1 मोल ही ले रहे हैं, तो क्या किए होंगे, एयर को बढ़ा दिए होंगे। एयर को कितना से बढ़ा दिए, 1/0.9 टाइम से। तो जितना एयर हमें चाहिए उतना एयर तो ये ले लिया, रिएक्शन कर लिया, बचा हुआ एयर 0.1/0.9 हो गया मोल, वो बाहर निकल गया। तो हम इतना एयर बढ़ा दिए थे, इतना तक तो मेरा एक्चुअल 100% कंबशन हो गया, बाकी जो बचा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वो एग्जॉस्ट में निकल गया। आपको ये चीज समझ में आया, ठीक है। थोड़ा सा इसको सिंपल करते हैं, इतना कॉम्प्लेक्स ठीक नहीं लगता है,
तो क्या लिखेंगे यहां से हम लोग C2H5OH प्लस, कैलकुलेशन में देख लेता हूं, आप लोग कर लेना, ठीक है, प्लस ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, इसको छोड़ दो सॉल्व करने को, बस आउटपुट की बात करते हैं। आउटपुट क्या कहता है कि जो हमारा एग्जॉस्ट होगा, एग्जॉस्ट क्या होगा, एग्जॉस्ट में CO2 हमारा कितना रहेगा 2 मोल, H2O कितना रहेगा हमारा 3 मोल। इसके बाद अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन हमारा कितना है 3/0.9, इसको काट देंगे कितना हो जाएगा 1/0.3, 1/0.3 मतलब 3.3333, सॉरी ये 0.1 है ना, हाँ ये 0.1 है, इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, तो बोल देंगे O2 हमारा कितना हो गया 0.1/0.3, तो 1/3 कितना होता है 0.33333, तो क्या हो जाएगा हमारा ये 0.333 मोल, ठीक है। उसके बाद और क्या हमारा N2 बचा एग्जॉस्ट में, तो N2 क्या हमारा हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो N2 सॉल्व करके आएगा हमारा 12.540 मोल। तो ये हमें समझ में आ गया कि हमारा क्योंकि एग्जॉस्ट का एनालिसिस करना, तो एग्जॉस्ट का मतलब है उसको क्यों सिंपलीफाई करें, फालतू कैलकुलेशन बढ़ा दें। तो एग्जॉस्ट में हम लोगों ने इतना देखा, अब हमें एग्जॉस्ट का क्या करना है एनालिसिस। कैसा एनालिसिस, ड्राई एंड वेट एनालिसिस। तो मैं इसे मिटाता हूं बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग यहां पर कि हम कौन सा एनालिसिस करने वाले हैं, वेट एनालिसिस, वेट एनालिसिस। तो वेट एनालिसिस हम लोग किसको कंसीडर करेंगे, वाटर को करेंगे। तो बोलेंगे कि वेट एनालिसिस में टोटल अमाउंट ऑफ एग्जॉस्ट गैस, एग्जॉस्ट गैस का टोटल अमाउंट कितना हमारा हो गया, सारे को जोड़ देंगे, इतना हमारा टोटल है, तो सारे को जोड़ करके हमारा आता है 17.873 मोल। इतना मोल हमारा टोटल एग्जॉस्ट है। जोड़ो ना, 12 3 15 2 17 और इसको जोड़ेंगे तो 538 4 3 7, तो यही हुआ ना 873 मोल। अब हमें क्या करना है एनालिसिस, मतलब ईच कंपोनेंट का परसेंटेज निकाल देना है। तो CO2 कितना निकलेगा हमारा, CO2 की बात करेंगे तो हो जाएगा 2/17.873 इंटू 100, जो भी आए उतना परसेंट, आप लोग कैलकुलेशन कर लेना। सिमिलरली H2O की बात करेंगे तो H2O कितना हो जाएगा हमारा 3/17.873 इंटू 100 समथिंग परसेंटेज। सिमिलरली O2 की बात करेंगे तो O2 कितना हो जाएगा हमारा 0.333 अपॉन 17.873 इंटू 100 इक्वल टू समथिंग परसेंटेज। एंड लास्ट हमारा N2 बचा, तो N2 कितना हो जाएगा 12.540 अपॉन 17.873 इंटू 100 इज इक्वल टू समथिंग परसेंटेज। तो ये हमारा क्या हो गया, वेट एनालिसिस ऑफ द एग्जॉस्ट गैस। दूसरा हम लोग बात करेंगे ड्राई एनालिसिस की। दूसरा हमारा हो जाएगा ड्राई एनालिसिस, इसे ए बोल देते हैं, इसे बी बोल देते हैं। बी हमारा क्या है, ड्राई एनालिसिस। ड्राई एनालिसिस का मतलब क्या बोला डियर स्टूडेंट्स, कि अब हम H2O को नहीं लेकर चलेंगे, H2O को हम क्या कर देंगे इग्नोर। तो H2O को इग्नोर करेंगे तो टोटल अमाउंट ऑफ एग्जॉस्ट गैस कितना हो जाएगा हमारा, टोटल अमाउंट ऑफ एग्जॉस्ट गैस जो हमारा होगा वो कितना हो जाएगा, इसको छोड़ दो तो 12 3 12 2 14 14 पॉइंट जो भी हमारा आया कितना 873।
तो कितना हो जाएगा हमारा 14.873 मोल। वही करना है, सबसे पहले किसको करना है, CO2 को करना है। CO2 कितना हो जाएगा 2/14.873 इंटू 100 समथिंग परसेंटेज। H2O को तो करना नहीं है, बचा क्या हमारे पास O2, कितना हो जाएगा 0.333 अपॉन 14.873 समथिंग परसेंटेज। बचा हमारा N2, N2 क्या कहेगा 12.540 अपॉन 14.873 इंटू 100 समथिंग परसेंटेज। तो ये हमारा क्या हुआ, एग्जॉस्ट गैस एनालिसिस हो गया। एक हमने किया वेट और एक हमने किया ड्राई। तो अगर क्वेश्चन की बात करें, हम लोग स्टोइकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो निकाल लिए थे, कितना आया था 8.957। उसके बाद हम लोगों ने एयर फ्यूल रेशियो निकाला, जब हमारा मिक्सर स्ट्रेंथ 90% है तो कितना है 9.952। एंड देन हम लोगों ने एग्जॉस्ट गैस का एनालिसिस किया, वेट और ड्राई दोनों। हम लोग देखें वेट एनालिसिस इतना आता है और ड्राई ये आता है। तो आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं दिक्कत होना चाहिए। अब हम लोग थर्ड की ओर चलते हैं, और थर्ड बोलता है हमारा कि अगर हमारा मिक्सचर स्ट्रेंथ अब 120% हो गया, मिक्सचर स्ट्रेंथ 120% हो गया, मतलब क्या कहना चाह रहा है कि हमारा मिक्सचर अब क्या हो गया, रिच हो गया। रिच हो गया मतलब या हम जो हमारा ये है फ्यूल है उसका अमाउंट बढ़ा दिए होंगे या एयर का अमाउंट घटा दिए होंगे। वही कहानी है ना कि अगर हमारे पास एक पानी है उसमें चीनी डाल के शरबत घोल दिए, तो या तो गाढ़ा कब होगा, थिक कब होगा, उसका लेयर कब होगा, जब या तो चीनी बहुत ज्यादा गिरा दिए हो या तो पानी ही घटा दिए हो। आप क्या करो कि उसको गर्म पानी में करके उसको एवोपोरेट कर दो, एक समय बाद क्या हो जाएगा, पूरा चाशनी टाइप का हो जाएगा, सिरप जिसे कहते हैं, जिसमें हम रसगुल्ला या गुलाब जामुन डालते हैं, फिर कोई मिठाई डालते हैं, सिरप होता है। तो इसमें वही काम हो रहा है, मिक्सचर स्ट्रेंथ बढ़ गया मतलब फ्यूल या तो बढ़ा दिए होंगे, तो फ्यूल तो कांस्टेंट रखे 1 मोल ही रखे हैं, तो हम क्या किए होंगे, ऑक्सीजन का क्या किए होंगे, घटा दिए, सॉरी ऑक्सीजन कहते हैं, एयर क्या किए होंगे, घटा दिए होंगे। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनेगा। सिंपल प्रोसीजर है, वही प्रोसीजर है, बस को कॉपी करते चले जाना है। तो इक्विवेलेंस रेशियो क्या कहता है हमारा, इक्विवेलेंस रेशियो क्या हमारा है, थर्ड। अब हम लोग थर्ड बना रहे हैं। इक्विवेलेंस रेशियो हमारा अब कितना है 120%, मतलब 1.2, मतलब 1.2 इज इक्वल टू हमारा स्टोइकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो कितना निकला था, स्टोइकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो हम लोग निकाले थे 8.897, 8.957 डिवाइडेड बाई एक्चुअल एयर फ्यूल रेशियो। तो यहां से हम लोगों ने एक्चुअल एयर फ्यूल रेशियो निकाल दिया, कितना हुआ 8.957 डिवाइडेड बाई 1.2। इसे आप सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर आएगा 7.47:1। मतलब पहले हमारा स्टोइकोमेट्रिक एयर फ्यूल से कितना लग रहा था 8.957, अब उसी गैस को जलाने के लिए हमें कितना एयर दे रहे हैं 7.47, मतलब एयर घटा दिए। तो बोल सकते हैं दिस मीन्स दैट 1/1.2 टाइम्स एज लेस एयर इज सप्लाइड एज इज नेसेसरी फॉर द कंप्लीट कंबशन। ठीक है, अब जब हम एयर कम सप्लाई कर रहे हैं तो कंप्लीट कंबशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो नहीं हो पाएगा तो एग्जॉस्ट में तो अब एक्स्ट्रा कुछ एयर रहेगा नहीं, ऑक्सीजन रहेगा नहीं एग्जॉस्ट में। तो ये पूरा कहानी को मिटा देते हैं और फिर से एक नया केमिकल इक्वेशन बनाते हैं, फिर उसको बैलेंस करेंगे एंड देन लास्टली हम लोग एग्जॉस्ट गैस का एनालिसिस कर लेंगे। तो अब चलिए इसका केमिकल रिएक्शन अगर हम लोग देखते हैं तो केमिकल रिएक्शन कहता है क्या कि C2H5OH को हमने बर्न किया तो हमें कितना मिलना था 3 मोल ऑक्सीजन और इतना मोल नाइट्रोजन। बट एक्चुअली में एयर हमने क्या दिया, कम दिया एयर, कितना कम दिया 1/1.2 टाइम्स। तो क्या हुआ ये 3 मोल O2 का प्लस 3 ×
79/21 मोल N2 का। ठीक है, ये क्या बनाएगा? देखिए, जब इनकम्प्लीट कंबसन होता है तो मतलब पूरा का पूरा कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं कन्वर्ट करेगा, कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड में भी रह जाएगा। तो अब हम बोल सकते हैं यहां से कि हमारा जो CO2 बना वो मान लीजिए कुछ A मोल बना, वो हमको नहीं पता है कि कितना इनकम्प्लीट हुआ, कितना मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना और कितना कार्बन मोनोऑक्साइड बना, हमें नहीं पता एग्जैक्टली। तो A टाइम्स हमारा क्या बना? CO2 प्लस B टाइम्स बना हमारा CO। A मोल CO2 का और B मोल CO का। ठीक है, इतना हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का हुआ, प्लस H2O तो पूरा कन्वर्ट हो गया 3 टाइम्स H2O, प्लस नाइट्रोजन जो था वो नाइट्रोजन सेम टू सेम बाहर आ गया, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं है। लेकिन कितना आया? तो 1/1.2 मैं यहां लिख देता हूं, प्लस 1/1.2 इंटू 3 इंटू 79/21 N2। इसमें कोई दिक्कत आप लोग को? इसमें कोई दिक्कत? एयर कम दिए, जब एयर कम दिए तो इनकम्प्लीट कंबसन होगा, ऑब्वियस सी बात है। एयर हमने कम दिया तो क्या होगा? इनकम्प्लीट कंबसन। इनकम्प्लीट कंबसन होगा तो पूरा का पूरा कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होगा, वो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड रह जाएगा और कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड रह जाएगा। अब कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कितना कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, वो तो आगे का विषय है। तो यहां तक समझ में आया आपको? अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा ए और बी कैलकुलेट करना। ए और बी कैसे कैलकुलेट करेंगे? बैलेंसिंग। तो हम लोग देख रहे हैं कि बाहर जो हमारा है उसमें कितना कार्बन हम लोग यूज कर रहे हैं? 2 कार्बन। 2 कार्बन यूज कर रहे हैं, तो इधर दोनों को मिला करके जो कार्बन होगा वो 2 ही होना चाहिए। तो यहां से क्या बोल सकते हैं? यहां पर कितना मोल कार्बन है? A मोल कार्बन। तो A प्लस यहां पर कितना कार्बन है? B। दोनों को मिला कितना मोल होना चाहिए? 2 मोल, क्योंकि यहां पे 2 मोल कार्बन है। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमारा A प्लस B इक्वल टू 2 आ गया। इसे बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। 2 वेरिएबल को सॉल्व करना है, 2 इक्वेशन चाहिए। अगला इक्वेशन कहां से आएगा? तो ऑक्सीजन से आएगा। कितना ऑक्सीजन हम लोग यूज कर रहे हैं? तो देखिए यहां पर नंबर ऑक्सीजन कितना हमारा है? 1, प्लस यहां पर कितना ऑक्सीजन है हमारा? 3/1.2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? हाँ, यहां पर 2 ऑक्सीजन है ना, तो ये भी 2 होगा, मतलब 3 इंटू 2 6 ऑक्सीजन, 6 इंटू 1/1.2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 6/1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? नंबर ऑफ ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में कितना है? यहां तो एक ही है ना, ये ऑक्सीजन यहां से आ गया और 6/1.2 ऑक्सीजन यहां से आ गया, और तो कोई ऑक्सीजन का सोर्स है नहीं, कोई सोर्स नहीं एलएचएस में। आरएचएस में कहां कहां ऑक्सीजन है? तो एक ऑक्सीजन हमारा यहां पर है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2A प्लस एक ऑक्सीजन यहां पर हमारा है, कितना हो जाएगा? B, 1 ही है ना, इंटू B प्लस 3 ऑक्सीजन यहां से उठा लिए, 3 बस 3। तो हम लोग यहां समझ रहे हैं कि 2 ऑक्सीजन प्लस 2A ऑक्सीजन, B ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन, तीनों को मिला करके 1 प्लस 6/1.2 ऑक्सीजन होना चाहिए, यही कहता है कहानी। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग यहां से? ये हो जाएगा हमारा 0.25। तो कितना हो जाएगा ये हमारा? 5 + 1 6 इज इक्वल टू 2A प्लस B प्लस 3। तो क्या लिख सकते? 2A प्लस B इज इक्वल टू 3 खत्म हो जाएगा 3। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। हम लोग बोल सकते हैं 2 - 1, तो क्या हो जाएगा? 2A प्लस B इज इक्वल टू 3 अपॉन A प्लस B इज इक्वल टू 2। माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, कितना बचेगा? A इज इक्वल टू 1। तो A हमारा अगर 1 आ गया तो B भी कितना हो जाएगा हमारा? तो B भी कितना हो जाएगा हमारा? 1। कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे? इतना हमारा आ गया A और B, तो अब हम इस चीज को मिटाते हैं यहां पर। अब इसका जरूरत है नहीं एग्जैक्टली, अब तो वहां हमारा इक्वेशन आ ही गया, तो इसे हम लोग थोड़ा मिटा देते हैं। ठीक है, तो अब हम इसी केमिकल रिएक्शन को फिर से लिखेंगे, तो क्या हमारा हो जाएगा डिस्कशन? ध्यान रखिएगा, क्या है हमारा? C2H5OH प्लस 1/1.2
3 टाइम्स O2 प्लस 3 इंटू 79/21 N2 इज इक्वल टू क्या फॉर्म करेगा, A टाइम्स CO2। A कितना है हमारा 1, तो क्या फॉर्म करेगा CO2 प्लस CO प्लस 3H2O प्लस 1/1.2 इंटू 3 इंटू 79/21 N2। ये हमारा क्या करेगा, फॉर्म करेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब एग्जॉस्ट गैस एनालिसिस में हम लोग सारे एग्जॉस्ट गैस की बात कर लेंगे। तो सारे एग्जॉस्ट गैस की बात करेंगे तो मैं यहां पर लिख देता हूं वही प्रोडक्ट हमारा क्या बन रहा है, CO2 जो बन रहा है हमारा वो कितना है 1 मोल। सिमिलरली हमारा CO कितना है 1 मोल। हमारा H2O कितना है 3 मोल। रही बात N2 की, N2 कितना हमारा है, सॉल्व करके क्या निकाल रहे हैं, N2 आ रहा है हमारा 9.405 मोल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वेट एनालिसिस एंड ड्राई एनालिसिस। हमें करना है वेट एनालिसिस एंड ड्राई एनालिसिस। तो वेट एनालिसिस में सबसे पहले बात करेंगे टोटल अमाउंट ऑफ एग्जॉस्ट गैस। वेट एनालिसिस है तो हम ऑब्वियस सी बात है हम वाटर को कंसीडर करेंगे। टोटल कितना हो जाएगा 9 + 1 + 1 11 11 + 3 14 14.405 मोल। तो अब हम क्या करेंगे, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ CO2। CO2 कितना हो जाएगा हमारा 1/14.405 इंटू 100 समथिंग परसेंटेज आ जाएगा। सिमिलरली हम बात करेंगे CO की। CO क्या हो जाएगा हमारा 1/14.405 इंटू 100 समथिंग परसेंटेज। फिर बात करेंगे H2O की। H2O क्या बोलेगा हमारा 3/14.405 इंटू 100 क्या हो जाएगा हमारा समथिंग परसेंटेज। और हमारा लास्ट कौन बचा हमारा N2। N2 क्या हो जाएगा हमारा 9.405 अपॉन 14.405 इंटू 100 दैट इज समथिंग परसेंटेज। नाउ बी हमारा क्या हो जाएगा ड्राई एनालिसिस। ड्राई एनालिसिस हम लोग किसको रिमूव कर देंगे, वाटर को हटा दिए। टोटल अमाउंट ऑफ एग्जॉस्ट गैस कितना हुआ, टोटल कितना हमारा हो गया इसका 9 + 1 + 1 11.405 मोल। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है CO2 कितना हो जाएगा हमारा 1/11.405 इंटू 100 समथिंग परसेंटेज। सिमिलरली CO कितना हो जाएगा हमारा 1/11.405 इंटू 100 दैट इज समथिंग परसेंटेज। एंड हमारा लास्टली कौन बचा N2 कितना हो जाएगा हमारा N2 हमारा 9.405 अपॉन 11.405 इंटू 100 दैट इज समथिंग परसेंटेज। तो हम लोगों ने एयर फ्यूल रेशियो निकाला 7.47। उसके बाद हम लोगों ने 120% के स्ट्रेंथ के लिए हम लोगों ने वेट और ड्राई एनालिसिस किए किसका, एग्जॉस्ट गैस का। तो होप कि पूरा न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। और ये न्यूमेरिकल बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल है। यहां से क्वेश्चन एक तो आना है मॉड्यूल नंबर 1 से। तो आज हमारा कितना सेकंड क्लास था और सेकंड क्लास में हम लोगों ने 14 मार्क्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख गया। ये 14 मार्क्स से नीचे का नहीं आएगा। हाँ, ये हो सकता है कि कोई एक ही पॉइंट पूछ दे, 2 पॉइंट पूछ दे, नंबर घटा दे। अगर कंप्लीट पूछेगा तो 14 मार्क्स का। इसमें हम लोगों ने क्या सीखा कि एग्जॉस्ट गैस एनालिसिस क्या होता है। अगर हम लोग अब इस टॉपिक को वाइंड अप करें, इस पूरे लेक्चर को वाइंड अप करें, तो हम लोगों ने सीखा क्या कि यहां पर सबसे पहला चीज
कि स्टोइकियोमेट्री की मदद से हम एग्जॉस्ट गैस एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला हम केमिकल रिएक्शन निकालते हैं। केमिकल रिएक्शन लिखने के बाद उसको स्टोइकियोमेट्री की हेल्प से बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के बाद हम लोग एयर फ्यूल रेशियो निकालना सीख लिए। एयर फ्यूल रेशियो के बाद हम लोगों ने स्टोइकियोमेट्री एयर फ्यूल रेशियो निकालना सीख लिए। स्टोइकियोमेट्री एयर फ्यूल रेशियो निकालने के बाद हम लोगों ने वेट और ड्राई एनालिसिस के बारे में समझा, क्या होता है वेट एंड ड्राई एनालिसिस, और उसके हिसाब से हम लोगों ने एग्जॉस्ट गैस के बारे में सारा परसेंटेज निकालना सीख लिया। तो होप आप इसको समझ गए होंगे। आपको अगर इस लेक्चर में कहीं डाउट हो या फिर कंप्लीट लेक्चर में कहीं भी डाउट हो सब्जेक्ट्स में, तो आप जिस चैनल पर इसे देख रहे हो, चाहे वो हमारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म हो, आप वहां जाकर के इस चीज को समझ सकते हो। इस चीज को आप कमेंट कर सकते हो कि हाँ सर हमें डाउट है, तो उसके जो पर्टिकुलर चैट बॉक्स होता है, चाहे वो यूट्यूब का कमेंट सेक्शन हो या फिर हमारा एप्लीकेशन का चैट बॉक्स हो, तो वहाँ आप हमें कमेंट कर सकते हो कि सर हमको पर्टिकुलर ये चीज़ नहीं समझ में आया। बट समझने बस दो चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए, आप एप्लीकेशन पर कर रहे हो तो कोई डाउट नहीं है वहाँ, लेकिन अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो यूट्यूब पर हमें या तो कमेंट करोगे या तो हमारा इंस्टीट्यूट का नंबर है ऑलरेडी ऊपर फ्लैश हो रहा होगा, फिर भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आप इस पर व्हाट्सअप कर देना। व्हाट्सअप करना, लेकिन साथ में विद द नेम ऑफ फैकल्टी एंड सब्जेक्ट, ताकि वो तुरंत फैकल्टी तक पहुंचे और तुरंत आपको डाउट मिले। आप लोग क्या करते हो, बस क्वेश्चन भेज देते हो, फिर पैनिक होने लगते हो, सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। भाई जो इस चीज को देख रहा है ना, वो टेक्निकल स्टूडेंट ने उसे नहीं पता है कौन सब्जेक्ट की ये चीज है, उसे तो केमिस्ट्री दिखेगा ये, तो कैसे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, केमिस्ट्री वाले फैकल्टी के पास भेज देगा। तो आपको करना क्या है, इस चीज को भेजना है विद द नेम ऑफ फैकल्टी एंड विद द नेम ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, तो आप इस सब्जेक्ट को पूरा एंजॉय किए होंगे। कंप्लीट लेक्चर हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, वहां भी अवेलेबल है, और यूट्यूब पर भी आपको छोटे मोटे ऐसे लेक्चर करके कंसेप्ट हल्का फुल्का समझाया जाएगा। तो अगर आपको और भी देखना है और भी सीखना है इस टॉपिक के बारे में, तो काइंडली आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो ये हमारा कंप्लीट था आज का लेक्चर। होप आप इस चीज़ को अच्छे से समझे होंगे। लेक्चर काफ़ी इंटरेक्टिव और फ्रेंडली रहा होगा। तो अब मैं आप लोग को यहाँ पर सब्जेक्ट को रोकता हूँ। तो थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।